हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। ये वीडियो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। और ये इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे अप्रैल एडिटोरियल से लिए गए हैं। और इसके पहले मैंने जनवरी फरवरी और मार्च के एडिटोरियल से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे वो सारे मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिए, वो सारे वीडियोस। और उसके पीडीएफ भी आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएंगे। ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो सुन, चलिए शुरू करते हैं। तो अप्रैल मंथ जो है उसमें ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसके बारे में ज्यादातर एडिटोरियल कॉलम्स में लिखे गए हैं। तो इसी की वजह से क्वेश्चन एक बनता है, द ग्लोबल पावर शिफ्ट इन अ पोस्ट मल्टीलैटरल वर्ल्ड। दूसरा क्वेश्चन बनता है, फ्री ट्रेड इज नॉट नेसेसरली अ फेयर ट्रेड। तीसरा क्वेश्चन बनता है, स्टूडेंट्स, यूएस टैरिफ इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो ये तीन क्वेश्चन मैंने रेसिप्रोकल टैरिफ पे बनाया है। और भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग उसको लिख कर में से आप इवैल्यूएट करवा सकते हो। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ग्रुप में ये फ्री इवैल्यूएशन ग्रुप है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। द ग्लोबल पावर शिफ्ट इन अ पोस्ट मल्टीलैटरल वर्ल्ड। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ग्लोबल पावर शिफ्ट है, तो यानी पावर शिफ्ट हो रहा है। कौन सा पावर कैसे शिफ्ट हो रहा है, फ्रॉम विच कंट्री टू विच कंट्री। एक्चुअली यूएस जो ग्लोबल पावर था अब उसका पावर रिड्यूस हो रहा है, अब ये शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स सम अदर कंट्री। मगर वो कंट्री कौन है वो अभी पता नहीं है। मगर यूएस जो जिसका जो इमेज बना था ग्लोबल पावर का, वो इमेज अब रिड्यूस हो रहा है। वो पावर शिफ्ट हो रहा है मल्टीलैटरल वर्ल्ड में। ओके, सॉरी, पोस्ट मल्टीलैटरल वर्ल्ड में। तो ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? पहला रीजन, यूएस का जो फॉरेन एड था उसमें बहुत बड़ा रिडक्शन आया है और ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट भी पड़ा। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो यूएस कम से कम 40 बिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड फंड्स रिलीज करता था, ह्यूमैनिटेरियन फंड्स रिलीज करता था। मगर अब ये बहुत रिड्यूस हो गया है। ओके, इससे इंटरनेशनल सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। दूसरा, रेसिप्रोकल टैरिफ। तो जो रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस इम्पोज कर रहा है वो डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क के अगेंस्ट है, डब्ल्यूटीओ रूल्स के अगेंस्ट है। तो ऐसा लग रहा है कि वो डब्ल्यूटीओ को एग्जिट करेगा। यूएस अभी तक नहीं किया है। हालांकि बहुत सारा ऐसा मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है जिससे यूएस ने विड्रॉ कर लिया, डब्ल्यूएचओ, यूएनएचआरसी, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, आईसीसी, डिफेंड एक्ट। ये बहुत बड़ा विड्रॉल है, यूनाइटेड नेशन से ही विड्रॉ कर रहा है। ओके, तो इससे पता चल रहा है कि यूएस का जो अपना इन्फ्लुएंस है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में वो कम हो रहा है। फिर इसका इम्प्लीकेशन ग्लोबल ऑर्डर, यूएस का जो विड्रॉ हो रहा है उसका ग्लोबल ऑर्डर पर क्या इम्प्लीकेशन है? सबसे पहला है कि जो मल्टीलैटरल पॉलिटिकल कोऑपरेशन था उस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। एंटी इंटरनेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स राइज हो रहा है। और ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अगेंस्ट ग्लोबल कोऑपरेशन वो डेंजर में है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वो भी डेंजर में है। यूएस के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? एक तो बाकी कंट्रीज रिटेलिएट करेंगे। अमेरिका की सॉफ्ट पावर वो खत्म हो रही है क्योंकि वो लोग जो ह्यूमैनिटेरियन एड का जो फंड्स रिलीज करते थे वो भी कट डाउन हो गया है। और बाकी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, ऑर्गेनाइजेशन, उससे विड्रॉ हो रहा है तो ऑब्वियसली उन उसका सॉफ्ट पावर खत्म हो रहा है। उसका जो अपना इन्फ्लुएंस था अदर नेशन पे वो भी खत्म हो रहा है। ग्लोबल स्टैंडिंग डिक्लाइन हो रही है। डेमोक्रेटिक अलायंसेस जो है वो भी वीकन हो रहा है। और उसकी खुद की मॉरल अथॉरिटी भी डिक्लाइन हो रही है। अब इसके लिए, अब क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल पावर शिफ्ट यानी शिफ्टिंग फ्रॉम अमेरिका टू विच कंट्री। तो यहाँ पर इंडिया और नॉन वेस्टर्न नेशन जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ये जो वैक्यूम है
उसको फिल करने का। तो इसमें चाइना और इंडिया, नो डाउट चाइना एक राइजिंग पावर है, और हमें पता है चाइना की कैपेबिलिटी अगर हम कंपेयर करें इंडिया से तो बहुत जबरदस्त है। तो इसमें वैक्यूम ये भर सकता है, या तो इंडिया भरे या तो चाइना भरे। और एक और चीज है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लेकर आए, डब्ल्यूटीओ में भी रिफॉर्म लेकर आए। ओके, ये है। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आ रहे हैं, फ्री ट्रेड इज नॉट नेसेसरली अ फेयर ट्रेड। तो फ्री ट्रेड क्या होता है, जिसमें डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग, जो डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अकॉर्डिंग जो ट्रेड हो रहा है, उसको हम एक तरह से फ्री ट्रेड कहेंगे, जिसमें टैरिफ जो है बहुत हाई टैरिफ को इम्पोज नहीं कर रहा है। ओके, तो जो बाउंड्रीज है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो रही है, बैरियर्स जहाँ पे कम होते हैं, तो उसको हम फ्री ट्रेड कह रहे हैं। तो इसमें लिखा है फ्री ट्रेड इज नॉट नेसेसरली अ फेयर ट्रेड। अब जो ट्रम्प है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो इम्पोज किया है, इसका साफ मतलब है कि ट्रम्प इज अगेंस्ट फ्री ट्रेड। ट्रम्प ने एक बार बोला था कि फ्री ट्रेड जो है वो फेयर ट्रेड नहीं होती है। तो मैंने इसी से एक आर्गुमेंट का क्वेश्चन बना लिया है, फ्री ट्रेड इज नॉट नेसेसरली अ फेयर ट्रेड। तो फ्री ट्रेड के फेवर में क्या है, ट्रम्प ने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं वो ये है कि ये इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड नहीं होगा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ लिख दिया है। ये अगेंस्ट फ्री ट्रेड होगा, यहाँ पर अगेंस्ट होगा स्टूडेंट्स, ये आर्गुमेंट के अगेंस्ट में, अगेंस्ट फ्री ट्रेड का है। तो फ्री ट्रेड के अगेंस्ट है ट्रम्प। तो पहला उसने, ट्रम्प ने आर्ग्यू किया है कि हम जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो इम्पोज कर रहे हैं उससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा यूएस से। ओके, दूसरा बताया है अनफेयर कंपटीशन होता है। यूएस का जो एक्सपोर्ट है वो हाई फॉरेन टैरिफ फेस करता है, मगर जब फॉरेन गुड्स यूएस में आते हैं तो कोई टैरिफ नहीं होती या बहुत लो टैरिफ होती है। जैसे चाइना का एक्सपोर्ट यूएस में आता है तो वो चीपर होता है। ओके, गॉट इट। तो इससे क्या हो रहा है, अनफेयर कंपटीशन है। फिर नेक्स्ट जो है अगेंस्ट फ्री ट्रेड, वो है अनसस्टेनेबल ट्रेड डेफिसिट। यूएस जो है इट फेसेस क्रॉनिक ट्रेड डेफिसिट 500 बिलियन टू 1 ट्रिलियन एनुअली। इसी की वजह से हो रहा है, फ्री ट्रेड की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है टैरिफ, जो जो रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस इंपोज कर रहा है उससे स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट होंगे। फिर स्ट्रॉन्ग डॉलर बैलेंसेस आउट टैरिफ। इसमें ये बोल रहा है कि यूएस का जो, जब यूएस मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा तो क्या होगा, वो दूसरे कंट्रीज से कम गुड्स खरीदेगा। ओके, इसका मतलब है दूसरे कंट्री यूएस में अपने कम गुड्स देंगे। क्यों? क्योंकि टैरिफ ज्यादा होगा। ओके, तो इसकी वजह से यूएस को कम फॉरेन गुड्स कम खरीदना होगा, तो यूएस को फॉरेन मनी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे भी यूएस डॉलर्स बहुत स्ट्रांग है। ओके, और यूएस हाई टैरिफ इंपोज करेगा तो उसको वहां से भी रेवेन्यू मिलेंगे। गॉट इट। तो इससे क्या होगा कि बैलेंस आउट हो जाएगा टैरिफ, तो यूएस को हर हालत में फायदा ही होगा, ऐसे ट्रम्प आर्ग्यू कर रहा है। फिर नेशनल सिक्योरिटी और रेजिलियंस के लिए भी यूएस इज टू डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल गुड्स। तो टैरिफ इज viewed as a strategic tool to regain economic sovereignty and resilience, reducing reliance on geopolitical adversaries. So basically यूएस सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है। अब ये है अगेंस्ट फ्री ट्रेड है, तो ये अगेंस्ट नहीं, यहाँ पर फेवर में है, मैंने उल्टा लिख दिया है तो मैं यहाँ पर फेवर लिख रही हूँ। तो फ्री ट्रेड के फेवर में है। सबसे पहली चीज है, ये जो पॉलिसी है रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज करने की जो पॉलिसी है, दैट डिसरिगार्ड्स डेविड रिकार्डोस थ्योरी, जिसमें ये थ्योरी में बोला जा रहा है कि जिस कंट्री की जो क्षमता है ना वो ही चीज प्रोड्यूस करे, जिसकी जो क्षमता नहीं है वो चीज प्रोड्यूस ना करे, ये चीज बोल रहा है। तो यूएस की जो क्षमता है यूएस वही प्रोड्यूस करे, जो नई क्षमता है वो दूसरे कंट्री से बाय कर सकता है। ठीक है, मगर यूएस अब क्या है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो करने लगा है, आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करने लगा है। फिर टैरिफ मे नॉट यील्ड प्रोमिस रेवेन्यू। अगर टैरिफ ऐसा लग रहा है कि टैरिफ रेवेन्यू को रेज करेगा, मगर फिर वो इंपोर्ट कॉस्ट को भी रेज करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है।
फिर ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है, ये बताया, चाइना ने तो शुरू ही कर दिया है ट्रेड वॉर। फिर चाइना हैज रिटेलिएटेड विद इतना टैरिफ ऑन अमेरिकन एक्सपोर्ट। फिर नीड फॉर हेवी सब्सिडीज एंड इनोवेशन रिस्क। अब यूएस मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, तो उसको बहुत सब्सिडीज भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके। फिर उसके बाद ये स्मूथ हावले टैरिफ एक्ट 1930 में हुआ था, उसकी वजह से सीधे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। तो इसमें हाई टैरिफ इम्पोज किया गया था, इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा था। तो hundreds of goods coming to the US to protect domestic industry. However, instead of helping the economy, it triggered a trade war as other countries retaliated with their own tariff. This led to a sharp decline in global trade. यानी सबने अपना टैरिफ बढ़ा दिया, इससे ग्लोबल ट्रेड डिक्लाइन हो गया, इससे ग्रेट डिप्रेशन आ गया, इकोनॉमिक रिकवरी स्लो डाउन हो गई और ग्लोबल टेंशन आया, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो कंक्लूजन यही है कि ग्लोबलाइजेशन को चैलेंज कर रहा है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म को चैंपियन कर रहा है, और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, अपना खुद का कंट्री का जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और मार्केट लॉजिक को पूरा का पूरा डिसरिगार्ड कर रहा है। फिर एक और क्वेश्चन है, यूएस टैरिफ इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? टैक्स इम्पोज बाय वन कंट्री इन रिस्पॉन्स टू सिमिलर टैरिफ लेविड बाय अनदर कंट्री। तो एक है कमोडिटी वाइज इंपोर्ट टैरिफ है, और एक कंट्री वाइज कॉमन टैरिफ है। ओके। तो साउथ कोरिया और इंडिया, बहुत कम टैरिफ यूएस ने इम्पोज किए उन पर, 25%। बाकी चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, उसमें बहुत हाई टैरिफ इम्पोज किए। अब इम्पैक्ट ऑन, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि टैरिफ का इम्पैक्ट कम होगा, और जो अ, मतलब कि जो एरियाज है, इंडिया हैज बीन सब्जेक्ट टू लोअर टैरिफ गिवन गिविंग इट अ कॉम्पिटिटिव एज इन एरियाज लाइक टेक्सटाइल, लेदर, ऑटो कंपोनेंट्स। फार्मास्यूटिकल, आईटी, इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर हैव नॉट बीन टारगेटेड बाय टैरिफ्स फॉर नाउ। तो कम इम्पैक्ट पड़ेगा, मगर फुल्ली अवॉइड नहीं कर सकता है। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट डिक्लाइन करेगा। अब क्या है कि चाइना, वियतनाम अपना गुड्स को यूएस में नहीं एक्सपोर्ट कर सकता, तो कहाँ पे डंप करेगा? इंडिया में। ओके। तो इंडिया डोमेस्टिक मार्केट कुड बी फ्लडेड बाय लो प्राइस्ड चाइनीज इंपोर्ट्स। ओके। तो इससे क्या होगा कि डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा इंडिया। और फिर इंडिया का इंपोर्ट एसेंशियल गुड फ्रॉम द यूएस, सो हायर टैरिफ विल रेज देयर कॉस्ट। उसके बाद इंडिया, इफ इंडिया इंक्रीजेस इंपोर्ट फ्रॉम द यूएस, इट्स ओन रेसिप्रोकल टैरिफ रेट कुड फॉल। फाइन। अब ग्रोथ आउटलुक, आरबीआई जीडीपी ग्रोथ फोकास जो है वो ये है कि इतना जो लग रहा है कि जाएगा, वो डाउटफुल है। और इंडिया का ग्रोथ फोकस इसके अकॉर्डिंग भी लो हो चुका है। वे फॉरवर्ड क्या है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से एंगेज करना, ताकि ताकि ये ना नेगोशिएट करना, ताकि लोअर टैरिफ हो जाए, और अपना ट्रेड डील्स डिफरेंट अदर कंट्रीज से एक्सपीडाइट करना, और डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स होना चाहिए। अब नेक्स्ट है इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशनशिप। तो इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड बैलेंस इम्बैलेंस है, तो ट्रेड डेफिसिट से ही हमें पता चल रहा है। और चाइना का, इंडिया ने चाइना का ऐप बैन कर दिया है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स को हटा दिया है, मगर फिर भी इंडिया चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इंडिया का जो प्रॉब्लम क्या है कि चाइना की मिलिट्री को डिटर करना है, मगर इकोनॉमिकली इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट है। तो चाइना को पूरा सेपरेट कर देना, पूरा अपने इंडिया को, अपने आप को आइसोलेट कर देना चाइना से, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है और डिजायरेबल भी नहीं है। तो इसलिए इंडिया ने क्या परस्यू किया? कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस। तो कॉम्पिटिटिव में कंपटीशन आता है, तो इंडिया सीक्स टू राइवल चाइना इन डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल इन्फ्लुएंस। और कोऑपरेशन कहाँ आएगा, यानी को एग्जिस्टेंस कहाँ आएगा? जैसे ब्रिक्स में शंघाई कोऑपरेशन, इंडिया एंड चाइना इंटरैक्ट कर सकते हैं एज इक्वल। और चाइना का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, डब्ल्यूटीओ में चाइना ने ज्वाइन किया था, मगर वॉयलेट करते हैं ट्रेड नॉर्म्स को चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट जीरो इकोनॉमी। तो नेट जीरो इकोनॉमी में यानी फॉसिल फ्यूल को कम से कम यूज करना है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए हाइड्रोजन
यूज किया जा सकता है, सोलार, विंड, हाइड्रो पावर, और साथ में न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करना है, फॉसिल फ्यूल से को रिप्लेस करके ग्रेजुअली होगा। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए क्या क्या है वो सारा ये मैंने एडिटोरियल से ही लिया है। तो ये सारी चीजें एडिटोरियल में थी, सब फैक्ट्स है, आप देख लेना। चैलेंजेस क्या है न्यूक्लियर एनर्जी फ्लेक्सिबिलिटी पे, वो बताया गया है। और फिर अभी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के बारे में बहुत बताया, ये भी एक तरह से क्लीन एनर्जी है। तो इसके बारे में 2 बार एडिटोरियल में आ गया, तो इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है करेक्टिंग हिस्ट्री थ्रू रिकंसिलिएशन नॉट रिवेंज। ये क्वेश्चन एडिटोरियल में आया था, और एक्चुअली जो पहलगांव में टेरर अटैक हुआ है उस पे आया था। तो डायरेक्टली देखिए क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, हाँ रिपोर्ट में पूछ सकता है पहलगांव टेरर अटैक, हालांकि देखिए बहुत अटैक हुए हैं, मुंबई अटैक हुआ है, पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, पुलवामा में अटैक हुआ था, मगर कभी आप देखे हो कभी क्वेश्चन आया हो, नहीं आया है। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है पहलगांव टेरर अटैक ऐसे रिपोर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। टेररिज्म पे जरूर आ सकता है, रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ पे आ सकता है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पे आ सकता है, कम्युनल राइट्स पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, मगर डायरेक्ट पहलगांव अटैक पे क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो ये मैंने बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, करेक्टिंग हिस्ट्री थ्रू रिकंसिलिएशन नॉट रिवेंज। तो इसमें क्या होता है कि जो पास्ट में जो गलत हुआ है, गलती हुई है, तो उसको हमें प्रेजेंट में उस गलती को रिपीट नहीं करना है, और उस गलती का रिवेंज भी नहीं लेना है। ओके, उसको रिवर्स भी नहीं करना है, और उस गलती को रीलिव भी नहीं करना है। न रीलिव करना है, न रिवर्स करना है। ठीक है। अब बहुत लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान हिस्ट्री को री इंटरप्रेट कर रहा है, यानी हिस्ट्री के फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। तो अगर आप पाकिस्तान के स्कूल के हिस्ट्री बुक्स देखोगे, पूरा डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स है। ओके, तो जैसे एक फैक्ट इसमें बताया गया है कि जो पाकिस्तान क्रिएट हुए हैं बिकॉज ऑफ सेंचुरीज ऑफ लॉन्ग हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, तो और यहां तक पाकिस्तान ने पूरा इग्नोर कर दिया कल्चरल हेरिटेज, कोऑपरेशन और कॉमनैलिटीज जो इंडिया पाकिस्तान में, उसको पूरा का पूरा डिनाई कर दिया। अब कोई कोई क्या करते हैं, हिस्ट्री को रीविजिट करते हैं, यहाँ पर री इंटरप्रेट किया गया हिस्ट्री को रीविजिट करते हैं। जैसे रशिया ने क्या किया, 2022 में यूक्रेन को इन्वेट किया, और क्लेम किया कि हिस्टोरिकल यूनिटी है, मतलब पहले से यूक्रेन और रशिया एक साथ थे, तो ऑब्वियसली एक साथ थे, और यूक्रेन की सोवरेनिटी को पूरा का पूरा डिनाई कर दिया। तो ये है क्लियर एग्जाम्पल ऑफ रीविजनिस्ट, यानी हिस्ट्री को रीविजिट करना, वापस से हिस्ट्री को रीलिव करना, पहले जैसे था वैसे ही हो जाना चाहिए। ओके, तो इसी की वजह से पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो बहुत सारा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, क्रूसेड का है, यूरोपियन वॉर ऑफ रिलीजन, नाजी जर्मनी का है, फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया का, इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट है। तो हम लोगों को क्या सीखना चाहिए कि जो पास में मिस्टेक हुए हैं वो वापस से ना हो, और न ही हम उसको रिपीट करें। ओके, हम वापस से गोल्डन पास्ट में जाना चाहते हैं, ये जमीन हमारी थी पहले, अब हमें वापस से इसको लेना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा बोला जाता है कि दोज हु कैन नॉट रिमेम्बर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। तो रिपीट भी नहीं करना है, रिलिव भी नहीं करना है, इससे हमें सीखना है। So the best way to honor history, not to rewrite it for political gain, but to learn from it with humility, not with pride or anger. तो आज कश्मीर का जो इशू है, तो पाकिस्तान है वो हिस्ट्री को री इंटरप्रेट भी कर रहा है, हिस्ट्री को रीलिव तो नहीं कर रहा है मगर री इंटरप्रेट कर रहा है। तो उसकी वजह से ये पूरा का पूरा कंफ्लिक्ट हो रहा है। ओके, अब जैसे एक एग्जाम्पल दिया है रिकंसिलिएशन का, वो है साउथ अफ्रीका का। नेल्सन मंडेला इमर्ज नॉट विद अ कॉल फॉर रिवेंज अगेंस्ट द व्हाइट अपार्थाइड regime, but with a call for a unity. As the first black president of South Africa, he promoted forgiveness and peace, working with his former oppressors. यानी
नेल्सन मंडेला अपने फॉर्मर ऑप्रेसर, जिन्होंने ऑप्रेस किया था, उन्हीं के साथ वो वर्क कर रहा है। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग साइकिल्स ऑफ हेट एंड रिवेंज, मंडेला लीडरशिप टर्न साउथ अफ्रीका into global symbol of moral strength, forgiveness and reconciliation. Next argument का question है, the WTO is still relevant in today's changing world trade and political landscape. ठीक है, तो WTO को रेलिवेंस, क्योंकि ना चाइना वॉयलेट कर रहा है WTO को, यूएसए ने तो पूरा साइडलाइन ही कर दिया है। यूएसए तो आप अगर आप देखोगे तो वो तो WTO का जो एपेलेट बॉडी है उसमें भी मतलब नया मेंबर्स नहीं आने दे रहा है। ओके, तो फेवर में है, रेलिवेंट है, फेवर में ये है कि यूएस यूरोपियन यूनियन का जो टैरिफ स्टैंड ऑफ हुआ था, तो उसमें WTO ने मदद की थी। फिर आप TFA का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर अगेंस्ट में क्या है कि WTO का 3 फंक्शन है, निगोशिएटिंग, डिस्प्यूट सेटलमेंट और ट्रेड मॉनिटरिंग, तीनों वो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और फिर यूएस जो टैरिफ हुआ है WTO का रूल्स को पूरा का पूरा बाईपास करके, तो उससे उससे भी पता चलता है कि कितना इरेलीवेंट हो चुका है। उसके बाद डिजिटल चाइल्ड अब्यूज है, इस पे रिपोर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन देखिए, एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट रिलीज द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2025, raising serious concern about the use of artificial intelligence in the generation, possession, and dissemination of child sexual abuse material, CSAM. This issue represents a growing global threat requiring urgent legal and policy attention. तो ग्लोबल डेवलपमेंट क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया है वो बता रहा है। ठीक है, ये सारी चीज वो उनके जो की फीचर्स है वो सारा बताया, और बाकी अदर ग्लोबल रिपोर्ट्स क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेट वॉच फाउंडेशन। इंडिया क्या कर रहा है, NCRB रिपोर्ट 2022, इतना साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, इतना केसेस ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इंडिया हैज रिसीव्ड इतना सैम रिपीट सॉरी सी सैम टिप लाइन रिपोर्ट फ्रॉम US बेस्ड, इतना लीगल प्रोविजन क्या है कि penalize the publication and transmission of sexually explicit material involving children in electronic form। फिर पॉक्सो का जो एक्ट है उसमें प्रोहिबिट द यूज ऑफ चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड द स्टोरेज ऑफ ट्रांसमिशन, और फिर भारतीय, ये 3 चीज है एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजन। मगर की गैप क्या है, की गैप ये है कि करंट लॉज फोकस ऑन एक्ट्स एंड ऑफेंडर्स नॉट द टूल्स और टेक्नोलॉजी। फिर कोई क्लियर प्रोविजन नहीं है एड्रेसिंग AI जनरेटेड CSAM। ओके, अच्छा, रिकमेंडेशन क्या है, लीगल टर्मिनोलॉजी को एक्सपैंड करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इससे रिप्लेस करना चाहिए, पॉक्सो एक्ट में भी लीगल डेफिनेशन को क्लैरिफाई करना चाहिए, अमेंड IT एक्ट टू एक्सप्लिसिटली इंक्लूड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये सारा, एड्रेसिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल रिस्क, adopt international based practices, best practices, incorporate AI safeguards in Digital India Act। ओके, फिर कंक्लूजन दे दिया गया है। फिर वक्फ रिफॉर्म है, लिमिटिंग मुस्लिम रिलीजियस ऑटोनॉमी थ्रू इंक्रीज स्टेट कंट्रोल इज अ नेसेसरी स्टेप। तो आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ वक्फ रिफॉर्म है लैंड मिसमैनेजमेंट एंड एनक्रोचमेंट, दूसरा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, और नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्लूसिवनेस, जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज मुस्लिम्स, इक्वालिटी इन गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अगेंस्ट वक्फ रिफॉर्म में टारगेटिंग द मुस्लिम कम्युनिटी, गवर्नमेंट ओवररीच होने का है कंसर्न, रिलीजियस ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी कर्टल हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद 12th है एग्जीक्यूटिव मस्ट फैसिलिटेट गवर्नेंस नॉट हिंडर। ये क्वेश्चन जो है ये किसको हिंट दे रहा है, कौन सा ऐसा इवेंट हुआ था जिसको ये हिंट दे रहा है, गवर्नर का जो इशू हुआ था उसको ये हिंट दे रहा है। गवर्नर इज वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, राइट? तो गवर्नर क्या कर रहा था, 10 बिल्स को स्टैंड बाय में रख रहा था और बहुत टाइम तक। ओके, दूसरा गवर्नर की क्या प्रॉब्लम थी, गवर्नर स्टेट यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा उसका इंटरफेरेंस था, इस पे भी आर्टिकल आए हुए हैं। और तीसरा, there have been allegation by opposition ruled states like West Bengal that the union executive has delayed or withheld the release of central funds under schemes like Manrega and disaster relief। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है उन लोगों को गवर्नेंस को फैसिलिटेट करना है, हिंडर नहीं करना है। तो गवर्नर जो कर रहा है वो भी हिंडर कर रहा है गवर्नेंस को, और जो
सेंट्रल फंड्स है उसको भी अगर डिले कर रहे हैं तो गवर्नेंस फैसिलिटेट नहीं हो रहा है, हिंडर हो रहा है। तो अगर आप लोगों को और भी कोई एग्जांपल याद है तो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ओके। जिससे पता चल रहा है एग्जीक्यूटिव जो है गवर्नेंस को हिंडर कर रही है, ओके। तो इसमें फिर जो गवर्नर वाला है ना, स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट, उसका बताया गवर्नर का ये, फिर ओके। फिर उसके बाद कोर्ट का डिसीजन बताया गया है। फाइन। तो ये है अप्रैल का। अगर आप उसको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।